हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे GICLT 2018 का क्वेश्चन पेपर विथ फुल एक्सप्लेनेशन। इसमें जहाँ पे भी जैसे नीड लगेगी क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिया गया है, तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके GS के आते हैं, वो हम यहाँ पे अभी कवर नहीं कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे 31 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये देखा जाए तो बहुत सिंपल भी है। गिव द करेक्ट सीक्वेंस, जस्ट अ मिनट, गिव द करेक्ट सीक्वेंस of the process of splitting up of carbohydrates by the action of ptyalin। तो हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो सबका हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। तो अगर हम स्टार्च लेते हैं तो स्टार्च पर सबसे पहले टाइलिन एंजाइम है, जिसको हम अमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं, ये आपका एक्शन करता है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से भी बन सकता है कि कौन सा एंजाइम वर्क करता है स्टार्च पर, तो टाइलिन या अल्फा अमाइलेज बोल सकते हैं। देन यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है आपको स्टार्च को स्टेप्स वाइज अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे। सबसे पहले आपका स्टार्च हुआ। स्टार्च आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अमाइलोडेक्स्ट्रिन। अभी हमने क्या बताया, टाइलिन या अल्फा अमाइलेज एंजाइम। ये अल्फा अमाइलेज एंजाइम है। तो आप यहां से लर्न कर सकते हैं अल्फा अमाइलेज 1 इस पे वर्क कर रहा है, तो अमाइलोडेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर रहा है सबसे पहले। देन ये कन्वर्ट हो रहा है एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन में, देन एक्रोडेक्स्ट्रिन में। स्टार्च, अमाइलोडेक्स्ट्रिन, एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन एंड एक्रोडेक्स्ट्रिन। देन ये माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपका पॉलीसेक्राइड हो गया स्टार्च, और माल्टोज आपका क्या हो गया, डाइसेक्राइड। फिर माल्टोज फर्दर ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि हमें तो मोनोसेक्राइड चाहिए ना, मोनोसेक्राइड आपका एब्जॉर्ब करेगा बॉडी में। तो मोनोसेक्राइड अब ये किस में कन्वर्ट होगा, तो माल्टोज किस में कन्वर्ट होगा, माल्टोज आपका कन्वर्ट होता है 2 यूनिट ग्लूकोज। ये हमने आपको पूरा कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर कवर किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप इस चैप्टर को पूरा कार्बोहाइड्रेट का देख सकते हैं। तो माल्टोज आपका कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज के 2 यूनिट्स बनते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ये जरूरी नहीं आपको सेम स्टेजेस ऐसे ही एग्जाम में दे, तो कुछ इधर उधर करके वो देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। एक आपका है बॉइल्ड स्टार्च, एक है सॉल्युबल स्टार्च। तो जब आप इनटेक करोगे तो आप बॉइल्ड स्टार्च को इनटेक करोगे ना आपने राइस को क्या किया, बॉईल किया, उसके बाद आपने इनटेक किया, फिर आप उसको च्यू करोगे, वो सॉल्युबल फॉर्म में आएगा ना। तो 3 के बाद 5, 3 के बाद 5 यहीं पर ही मिल गए आपको। आप ऐसे भी, अगर आपको ये स्टेजेस भी नहीं लर्न तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। देन अब यहाँ पे अमाइलोडेक्स्ट्रिन नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, यहाँ पे इन्होंने एरिथ्रो से दिया है, तो ये थर्ड ऑप्शन हो गया एरिथ्रो, ये थर्ड हो गया। देन आपका दिया एक्रोडेक्स्ट्रिन, एक्रोडेक्स्ट्रिन आपका 4 हो गया। देन आपका माल्टोज या आइसोमाल्टोज, ये आपका 5 हो गया। तो थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये स्टेप्स पता है तो भी आप कर लोगे ना, कि एरिथ्रो के बाद एक्रो आ रहा है, आप कर सकते हो, ऐसे भी कैच कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ से थोड़ा सा ट्रिक लगाओगे कि बॉइल्ड स्टार्च पहले आएगा फिर सॉल्युबल स्टार्च आएगा, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो बॉइल्ड स्टार्च, सॉल्युबल स्टार्च, फिर यहाँ पे एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन, एक्रोडेक्स्ट्रिन एंड आइसोमाल्टोज। तो आपको काफी सारे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से काफी सारे आपको क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन से। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। लाइक आपसे टाइलिन, अल्फा अमाइलेज के बारे में पूछ सकता है, माल्टोज किस में कन्वर्ट होता है, ये ग्लूकोज के 2 यूनिट में कन्वर्ट होता है। स्टार्च पॉलीसेक्राइड है, माल्टोज आपका डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है। जब हम
कुछ कोई भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अगर हम उसको मोनो फॉर्म में ले रहे हैं, एकदम उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अदरवाइज वो अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, देन वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा। अब यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं। आपने देखा होगा आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है कि आपका मार्केट में जो पनीर आ रहा है वो नकली आ रहा है, मिलावट करी हुई है। तो कई बार हम पनीर में स्टार्च की मिलावट पाई जाती है, तो स्टार्च को उसको कैसे हम चेक करेंगे? तो हम पनीर को लेते हैं, कुछ ड्रॉप्स उसमें हम आयोडीन के डालते हैं। अगर वो ब्लू कलर, पर्पल कलर देता है, इट मीन्स कि उसमें हमारा स्टार्च प्रेजेंट है। तो स्टार्च आयोडीन के संग ब्लू कलर देता है, अमाइलोडेक्स्ट्रिन पर्पल कलर देता है, एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन रेड कलर देता है, एंड एक्टोडेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज कलरलेस होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम हो सकता है। क्लियर? तो आंसर बी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन, कुछ 2-4 क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज पूरा पीपीटी सही है ये। अब यहाँ पे आपको मैच करना है, यहाँ पे आपके एल्ब्यूमिन के टाइप्स दिए हुए हैं और इसको फूड आइटम से आपको मैच करना है, किसमें कौन सा प्रेजेंट होता है। तो ल्यूकोसिन, ल्यूकोसिन क्या है? ये व्हीट एल्ब्यूमिन है, ये प्रेजेंट होता है व्हीट में, ए का 4। मायो एल्ब्यूमिन मसल्स में ये नंबर ऑफ टाइम आया हुआ है, तो ए का 4, बी का 1। लैक्टा एल्ब्यूमिन मिल्क में हो गया 2। सीरम एल्ब्यूमिन किस में हो गया? लिम्फ में हो गया 3। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ऑप्शन बी करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट ये भी आपको दिया हुआ है, इसमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिए हैं और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स दिए हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो गए। टोकोफेरॉल क्या हो गया? विटामिन ई। जस्ट अ मिनट। टोकोफेरॉल क्या हो गया आपका? विटामिन ई। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी हो गया। एन्यूरिन, एन्यूरिन है ये, यहाँ पे ई होगा। एन्यूरिन आपका क्या हो गया? विटामिन B1 थायमिन। और रेटिनॉल क्या हो गया? विटामिन ए। अब आपको क्या क्या इसमें से पता है? टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, ये तो नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में आया हुआ है। एन्यूरिन, ये थोड़ा सा बच्चों को कम पता होगा कि इसको B1 को हम एन्यूरिन भी बोलते हैं, थायमिन है इसको हम एन्यूरिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एंटी न्यूरेटिक फैक्टर होता है, एंटी न्यूरेटिक। टोकोफेरॉल हमको पता ही है एंटी स्टेरोलिटिक, ए का 3। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी है, तो ये एंटी रेकेटिक फैक्टर हो गया, रिकेट्स को प्रिवेंट करता है। देन ये आपका हो गया क्लियर 4, सी का 4, एंड डी का जीरोफ्थैल्मिक, एंटी जीरोफ्थैल्मिक फैक्टर 5। अब इसमें आपका क्या बचा? एंटी स्कॉर्ब्यूटिक। तो एंटी स्कॉर्ब्यूटिक क्या कहता है, क्या है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, तो एंटी स्कॉर्ब्यूटिक उसको बोलते हैं। तो विटामिन सी तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन सेकंड होगा ही नहीं। सो आपका आंसर क्या हो गया? डी। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 5। क्लियर? अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, मैं फिर से उसको क्लियर करूंगी। नेक्स्ट जो जो क्वेश्चन हमको नहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो वहां पे थोड़ा सा हम स्पीड में मूव करेंगे। द फर्स्ट फ्लूइड सिक्रेटेड इन द फर्स्ट 3 days आफ्टर लेबर इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। करेक्ट? जो डिलीवरी के बाद 3 दिन तक मिल्क सिक्रीट होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। करेक्ट? द हायर कंटेंट इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लोबुलिन। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ आपका करेक्ट, 1 and 2। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे पूछा है नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अक्सर क्या होता है एग्जाम में जल्दी जल्दी में हम नॉट और इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो वो लगा के चले आएंगे ना। तो यहाँ पे क्या, द डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। गलत।
डेवलपमेंट हमारा हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है. डेवलपमेंट प्रोसीड बाय स्टेजेस. एग्जैक्टली आपका इन्फेंसी, बेबीहुड, चाइल्डहुड ना, इस तरीके से आपकी स्टेजेस, एडोलसेंस, अडल्टहुड, ओल्ड एज, ऐसे आपकी स्टेजेस आती हैं. देन डेवलपमेंट इज अनप्रिडिक्टेबल. गलत. डेवलपमेंट आपका प्रिडिक्टेबल है. एक आपके डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं. भाई बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर आपका खड़े होने का सीखेगा, फिर एक दो स्टेप चलेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, तो आपका प्रिडिक्टेबल है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट सीक्वेंस. एग्जैक्टली करेक्ट. डेवलपमेंट फॉलोज चेंजेस. करेक्ट. तो 1 and 3 इज रॉन्ग. तो 1 and 3 आपका नहीं है. क्लियर. रिकैपिटुलेशन थ्योरी ऑफ प्ले वॉज प्रोपाउंडेड बाय. रिकैपिटुलेशन थ्योरी किसने दी है? स्टेनले हॉल ने. अब ये क्या होती है रिकैपिटुलेशन थ्योरी? पुनरावृत्ति का सिद्धांत. शायद हिंदी का कुछ मिस्टेक है, देख लीजिएगा क्या है. पुनरावृत्ति बोलते, पुनरावृत्ति का सिद्धांत. अब हम कुछ और थ्योरीज भी देख, क्योंकि यहाँ पे जो भी नेम दिए ये कुछ ना कुछ थ्योरी से इन्होंने भी थ्योरी दी हुई हैं, तो हम इनकी भी थ्योरीज देख लेते हैं. ये आपको पता होना चाहिए रिकैपिटुलेशन स्टेनले हॉल ने दी है. अब यहाँ पे कुछ दूसरी थ्योरीज हैं, लाइक सरप्लस थ्योरी, सरप्लस एनर्जी थ्योरी. ये शिलर एंड हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है. इसमें क्या होता है, बच्चों के पास एक्स्ट्रा एनर्जी, छोटे बच्चों में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ना, वो कहाँ पे उसको यूटिलाइज करें, तो वो प्ले के थ्रू अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं. फिर एंटिसिपेशन थ्योरी, ये कार्ल ग्रूस ने दी है कि हम जो एडल्ट वाले रोल होते हैं वो हम प्ले के थ्रू अपना रोल प्ले की प्रैक्टिस करते हैं. इसको एक्सरसाइज थ्योरी, प्री एक्सरसाइज थ्योरी भी बोलते हैं. मतलब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने रोल प्ले की, जो हम फ्यूचर में जैसा हम बिहेव करेंगे, जो हम बनना चाहते हैं उस तरीके से हम रोल प्ले करते हैं. रिकैपिटुलेशन थ्योरी ये स्टेनले हॉल ने दी है. यही क्वेश्चन आपका आया हुआ है. मतलब जो हमारे पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं, उनके कामों को हम रिपीट करते हैं, उसी को हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं. स्टेनले हॉल ने दी है. फिर रिक्रिएशन थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पैट्रिक ने दी है. पैट्रिक. कैथारसिस थ्योरी एरिस्टोटल ने दी है. साइकोएनालिटिक सिगमंड फ्रॉइड ने दी है. इंस्टिंक्ट थ्योरी मैकडूगल ने दी है. क्लियर. तो ये आपको नाम याद होना चाहिए. सरप्लस एनर्जी थ्योरी शिलर और स्पेंसर ने दी है. एंटिसिपेशन थ्योरी कार्ल ग्रूस ने दी है. रिकैपिटुलेशन थ्योरी स्टेनले हॉल ने. रिक्रिएशन थ्योरी पैट्रिक की. कैथारसिस एरिस्टोटल की. साइकोएनालिटिक सिगमंड फ्रॉइड की. इंस्टिंक्ट थ्योरी मैकडूगल की. क्लियर. नेक्स्ट, यहाँ ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस ऑफ प्ले. तो कई बार आपको एग्जाम में ये स्टेजेस सीक्वेंस में लगाने के लिए आती हैं, या इनका टाइम पीरियड पूछ लेता है, या फिर कोई स्टेटमेंट देगा और पूछेगा ये कौन सा स्टेज है प्ले का. तो सबसे पहले अनऑक्यूपाइड प्ले एग्जाम में तो नहीं आता है, बट फिर भी सबसे पहले अनऑक्यूपाइड प्ले, फिर सॉलिटरी, फिर ऑन लुकर या स्पेक्टेटर, पैरेलल, एसोसिएटिव, कोऑपरेटिव. अनऑक्यूपाइड में क्या है, 0 से 3 महीने का बच्चा बस हाथ पैर अपना हिला रहा है. सॉलिटरी प्ले 0 to 2 years. स्पेक्टेटर 2 to 2.5 years. 2.5 years. ये 2.5 to 3 years. ये 3 to 4 years और ये 4+. तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा. 2.5 to 3 years. 2.5 to 3 years और ये 2 to 2.5 years. तो ये आपको मैच करने के लिए आता है, ये आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है, फिर या कोई स्टेटमेंट. तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं. अनऑक्यूपाइड में बच्चा सिर्फ हाथ पैर हिला रहा है. सॉलिटरी प्ले, बच्चा सिर्फ अपने में खेल रहा है, अलग, सॉलिटरी, अकेला खेल रहा है. स्पेक्टेटर, ऑन लुकर, मतलब एक दूसरे को देख रहा है बट अपना अपना खेल है, वो इंगेज नहीं एक दूसरे के साथ. पैरेलल प्ले में यहाँ पे भी बच्चे खेल रहे हैं पर एक दूसरे के इंगेज नहीं हो रहे हैं, साथ में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बट खेल अपना अपना रहे, बट एक दूसरे के पैरेलल में खेल रहे हैं. वो अपना खेल रहा है, वो अपना खेल रहा है. ठीक है. स्पेक्टेटर में अपना खेल है, दूसरे को बस सिर्फ देख रहा है. यहाँ पे पास पास में खेल रहे हैं, बगल बगल. एसोसिएटिव, साथ में खेल रहे हैं बट बहुत एज मच कोऑपरेशन नहीं है. कोऑपरेटिव में पूरा रोल प्ले, जैसे डॉक्टर हम लोग खेलते थे, घर घर खेलते थे, उस तरीके से पूरा कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देन आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर.
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ मेडुला इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मेडुला किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? वूल फाइबर की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेडुला, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला ना, क्यूटिकल आउटर लेयर हो गई, फिर कॉर्टेक्स हो गया, फिर मेडुला हो गई सबसे इनर वाली। ये वूल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन यहाँ पे आपको फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं और उनका क्या क्या स्टेटमेंट पूरा दिया है कि कैसे पहचानोगे आप कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एब्जॉर्बिटी, तो एब्जॉर्बिटी में क्या होता है? टू अट्रैक्ट एंड होल्ड लिक्विड्स विद इन द पोर्स ना, अब वाटर एब्जॉर्प्शन होगा पोर्स में उसके, उसको होल्ड करके रखेगा। देन रेजिलेंसी, ये बहुत बार आता है। टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम होगा यहाँ पे, वॉल्यूम आफ्टर बीइंग कंप्रेस्ड। देन इलास्टिक रिकवरी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, मतलब बेंड हो जाती है, ब्रेक नहीं करती है, तो बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग। एंड इलास्टिक रिकवरी टू रिकवर टू इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर द टेंशन, तो जब आप इलास्टिक को खींचते हो तो अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाती है इलास्टिक ना, तो आपका आंसर ए इज करेक्ट। इसको आप मैच कर सकते हो ना, ए का आपका 3 हो गया, ए का, सी हमको पता ही है, सी का 2। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। रेजिलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिलेंसी मस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप इजी वे में देख सकते हो। एब्जॉर्बिलिटी टू अट्रैक्ट एंड होल्ड लिक्विड्स विद इन द पोर्स, इलास्टिक रिकवरी मतलब ओरिजिनल लेंथ में वापस आ, जब आप उसको खींचो टेंशन है तो अपनी लेंथ में वापस आ रहा है। रेजिलेंसी अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में वापस आ रहा है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जब आप उसको बेंड कर रहे हो तो वो ब्रेक नहीं हो रहा है। क्लियर? देन यहाँ पे आपका कॉटन का सीक्वेंस दिया हुआ है, तो इसको पहले हम एक बार समझ लें। सबसे पहले कॉटन में कल्टीवेशन, आप उसकी खेती करोगे उसके लिए कैसा आपको इन्वायरमेंट चाहिए ना, ट्रॉपिकल होना चाहिए, सॉइल ब्लैक एल्कलाइन होनी चाहिए, जो कि इजिप्ट की, मिस्र की सबसे ज़्यादा ऐसी होती है, तो अच्छी क्वालिटी का वहाँ पे कॉटन होता है। रेन इसको ज़्यादा चाहिए 30 to 38 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड 200 डेज का होता है कॉटन का, और ये एनुअल प्लांट है, 4 to 6 फीट इसकी हाइट होती है। देन ये आपके स्टेप्स हैं, कैसे कल्टीवेशन के बाद आप क्या करोगे, जो आपको ऐसे पॉट्स मिलते हैं उसको कलेक्ट करोगे। फिर गिनिंग एंड बेलिंग, गिनिंग मीन्स आप इसमें से रिमूव करोगे सीड्स और उसको बंडल बना के बेलिंग करके रखोगे। देन ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, कार्डिंग, डबलिंग, कॉम्बिंग, स्लाइवरिंग, स्पिनिंग, वीविंग, फिनिशिंग, ये भी मैंने पूरा चैप्टर आपको कवर किया हुआ है, ये आपको टेक्सटाइल वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? कल्टीवेशन, तो ये तो सबसे पहले आपको सभी में दिया हुआ है। कल्टीवेशन के बाद आप क्या करोगे? गिनिंग एंड बेलिंग, ये बेलिंग होगा ना, बीजे निकालना और गांठ बांधना, बेलिंग, गिनिंग एंड बेलिंग। तो ये आपका सेकंड हो गया। 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, तीनों में आ गया, दोनों में आ गया। देन आपका ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग हमने बताया था थर्ड, तो ये आपका हो गया। अभी तक आपके ये वाले चल रहे हैं, करेक्ट। देन 7 और 1 में फिर कार्डिंग होगा या कॉम्बिंग होगा, तो आप यहाँ से देख लिए। फिर आपका कार्डिंग है, डबलिंग, फिर कॉम्बिंग, तो यहाँ पे डबलिंग इन्होंने नहीं दिया है। देन कार्डिंग 7 नंबर, तो सी आपका करेक्ट। क्लियर? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो ये सब आपको एकदम टिप्स पे रटे होने चाहिए सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइननेस which of the following factors contributes the property of cohesiveness of textile fiber। तो cohesiveness की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो फाइबर आपके होते हैं छोटे छोटे होते हैं, वो आपस में जुड़ के एक लंबा आपका यान बनाते हैं, धागा बनाते हैं, तो आपस में जो जुड़ते हैं उसको बोलते हैं कोहेसिवनेस ना, आपस में सटने की क्षमता, कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फाइननेस एंड नेचर ऑफ सरफेस, भाई सरफेस जितना फाइन होगा उतनी अच्छे से वो एब्जॉर्ब उस पर क्या कहते हैं आपका ये सट पाएगा, मतलब ट्विस्ट हो करके। देन लेंथ एंड प्रेशर थ्रू ट्विस्टिंग, अब आप कितना उस पर ट्विस्ट दे रहे हो, कितना उस पर प्रेशर दे रहे हो, ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट यार्न कंस्ट्रक्शन की आपकी स्टेजेस हैं।
यान कंस्ट्रक्शन की क्या है? यान कंस्ट्रक्शन मतलब जो आप धागा बना रहे हो, यान का निर्माण कर रहे हो, सबसे पहले आप क्या करोगे? फाइबर की सॉर्टिंग करोगे, ब्लेंडिंग करोगे, फिर उनको पिकिंग मीन्स यहाँ पे आप ऐसे बंडल बना बना के रखोगे। जैसे आपको कॉटन का बंडल मिलता है वैसे आप बंडल बना बना के रखोगे। फिर उनकी कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोविंग, स्पिनिंग। तो यहाँ पे भी यहाँ पे स्टार्टिंग के स्टेप्स नहीं दिए हैं, यहाँ से स्टार्ट किया। कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोविंग एंड स्पिनिंग। ऑप्शन ए, यहाँ से आप मैच कर सकते हो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ द फाइबर टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम आफ्टर बीइंग कंप्रेस्ड। ये भी हमने आपको बताया, रेजिलेंसी। आ गया ना क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, यही आपको डेफिनेशन दी हुई है इलास्टिसिटी और रेजिलेंसी की। रेजिलेंसी में आप उसको कंप्रेस करते हो, ओरिजिनल वॉल्यूम में आ जाता है, और इलास्टिसिटी में आपने उसको बेंड किया तो वो ब्रेक नहीं करेगा, आपने उसको स्ट्रेच किया तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। और अगर हम इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी में आपने बेंड किया तो वो अपने ओरिजिनल वो ब्रेक नहीं करेगा। इलास्टिसिटी में अगर आपने उसको स्ट्रेच किया तो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ओरिजिनल अपनी लेंथ में आ जाएगा। शेप और लेंथ, क्लियर। अपहोस्ट्री क्या है? टू कवर फर्नीचर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, अपहोस्ट्री टू कवर फर्नीचर। जो फर्नीचर के लिए आप जो कवर करते हो फर्नीचर को, उसको हम बोलते हैं, टेक्सटाइल यूज करते हो उसको बोलते हैं अपहोस्ट्री। अब ब्लीचिंग एजेंट जिसको हम ज्वेल वाटर बोलते हैं क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, इसको हम ज्वेल वाटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ट्विस्ट इन हाई ट्विस्ट यार्न। पहले इसको आप देख लीजिए फिर आपको क्लियर होगा। अभी जो हमने आपको बताया कि यान कंस्ट्रक्शन होता है तो हम इसको छोटे छोटे फाइबर्स को आपस में ट्विस्ट करते हैं तो हमारा एक यान बनता है। अब हम कितना ट्विस्ट करेंगे? तो लो ट्विस्ट, मीडियम ट्विस्ट और हाई ट्विस्ट। लो ट्विस्ट में 0 से 3, मीडियम में 3 से 7 और हाई में 3 से 7 से 11 या 12। ठीक, जैसे भी ऑप्शन में हो तो हाई में 7 से 12 यहाँ पे दिया है। 0 से 3, 3 से 7, 7 से 12। ठीक है, तो ये लो, ये मीडियम और ये हाई, जो भी आए आप उस हिसाब से लगा सकते हो। क्लियर। ट्विस्ट पर इंच, तो पर इंच हम इतनी ट्विस्ट देते हैं। अब ट्विस्ट की अब डायरेक्शन भी देख लो। ट्विस्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। तो क्लॉकवाइज करोगे उसको हम जेड ट्विस्ट बोलते हैं। क्लॉकवाइज मतलब राइट ट्विस्ट हो गई तो वो जेड ट्विस्ट। जेड ट्विस्ट क्लॉकवाइज क्या हो गई? जेड ट्विस्ट। एंटी क्लॉकवाइज एस ट्विस्ट, ये भी कई बार आता है, जेड ट्विस्ट और ये। तो आप एक से फ्लम करो। क्लॉकवाइज है वो राइट ट्विस्ट होगी, राइट हैंड डायरेक्शन में चल रही है वो जेड ट्विस्ट होती है। और ट्विस्ट को हम किससे सेट करते हैं? ट्विस्ट रेट इज सेट बाय रेगुलेटर। अब जेस्टेशनल डायबिटीज कब होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें से नॉट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैकेनिकल फिनिश। इसमें से कौन सी मैकेनिकल फिनिश नहीं है? अब जब आपका कपड़ा जो है लूम से जब आता है बहुत गंदा सा हो जाता है, कोई गंदा कपड़ा तो खरीदेगा नहीं, तो हम उसमें बहुत सारी फिनिशिंग प्रोसेस करते हैं, परिचर्या करते हैं उसको चमकाने के लिए। जैसे आप कपड़ा धोते हो तो आप उसको प्रेस करके पहनते हो ना, ऐसे तो पहन नहीं लोगे ना। कभी आप उसमें स्टार्च देते हो, मार देते हो, कभी आप उसको प्रेस करते हो ना। तो इस तरीके से बहुत सारी फिनिशिंग हमको करनी पड़ती है, उसके भी बहुत सारे पर्पस हैं। कभी हम बहुत महंगे कपड़े होते हैं नहीं खरीद सकते तो हम सस्ते कपड़ों को ही फिनिशिंग करके महंगा जैसा हम उसका लुक क्रिएट करते हैं। ठीक है, कभी कोई डिफेक्ट रह गया उसको छुपाने के लिए फिनिशिंग दे दी जाती है। तो इस आपकी फिनिशिंग मैकेनिकल भी होती है, केमिकल भी होती है। तो इसमें से आपकी ये तीनों मैकेनिकल है और ये आपकी केमिकल है। ठीक है, मैकेनिकल क्या है? बीटिंग, सिंजिंग, ये बहुत सारी आपकी प्रोसेस हैं। तो कैलेंडरिंग, मोयरिंग एंड स्ट्रिंगराइजिंग ये आपकी मैकेनिकल है और क्रीज रेजिस्टेंस आपकी केमिकल फिनिश है।
देन आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है? 24 दिसंबर 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी आपका 86 में आया है, याद रखिएगा। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका पास हुआ है 24 दिसंबर 1986। अब अगर हम पूछे कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे, तो वो आपका 10 दिसंबर है, उससे आप कंफ्यूज मत करिएगा। 10 दिसंबर वर्ल्ड कंज्यूमर डे है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 24 दिसंबर 1986 को आया है। ठीक है, ये भी कई बार पूछता है वर्ल्ड कंज्यूमर डे। ठीक है, अ स्विंग थ्रेड शुड हैव अ प्रॉपर्टी, तो स्विंग थ्रेड में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो हाई फ्रिक्शन होना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए, इलास्टिक रिकवरी होनी चाहिए, एक्सटेंसिबिलिटी, स्मूथनेस, गुड अपीयरेंस, रेजिस्टेंस टू एब्रेजन, सारे ही क्वालिटी, ये सारी क्वालिटी एक मतलब जो धागे से हम सिलाई करते हैं उसमें ज़रूरी है भाई। उसमें फ्रिक्शन, हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि जब आप मशीन पे काम करते हो बहुत ज़्यादा उस पर रगड़ लगती है। उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ मजबूती होनी चाहिए, मतलब इलास्टिक रिकवरी होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत खिंचता है तो भाई अपना, अभी हमने इलास्टिसिटी में क्या पढ़ा कि वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है इलास्टिक में। फिर एक्सटेंसिबिलिटी, थोड़ा बहुत उसमें खिंचने का भी गुण होना चाहिए। स्मूथनेस, गुड अपीयरेंस ना, फिर उसमें एब्रेजन का रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ये सारे के सारे ही यहाँ पे होते हैं। अब इन्होंने क्या क्वेश्चन में क्या आंसर लिया है, उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका एक्सटेंसिबिलिटी भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका एग्जैक्टली आंसर नहीं क्लियर है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या माना जाएगा। अगर आप में से किसी को पता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करिएगा कि ऐसा क्यों। द मेथड ऑफ डेवलपिंग अ पैटर्न फ्रॉम बॉडी मेजरमेंट, तो बॉडी मेजरमेंट से हम ब्राउन कलर के पेपर पे एक ड्राफ्टिंग बनाते थे ना, तो बी इज करेक्ट, बॉडी मेजरमेंट से हम ड्राफ्टिंग बनाते हैं। अ प्लेन ड्रेस विद नो आउटर डेकोरेशन, तो वो क्या हो गया आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन। जब हम सिर्फ एक प्लेन ड्रेस है तो वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, जब उसमें हमने कुछ डेकोरेशन कर दिया डेकोरेटिव डिज़ाइन हो जाएगा। इसके अलावा नेचुरल डिज़ाइन, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन भी होती हैं। देन कार्बोनाइजिंग, कार्बोनाइजिंग क्या एक फिनिशिंग प्रोसेस है। इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड और H2 वो सल्फ्यूरिक एसिड से या HCl से हम वूल पर फिनिश करते हैं, मीन्स कि हम स्काउरिंग करते हैं, कार्बोनाइजिंग करते हैं। स्काउरिंग और कार्बोनाइजिंग ये आपका वूल की प्रोसेस है, तो एक फिनिशिंग प्रोसेस होती है। जब हमने अब इसको हमने ये भी हमने आपको कवर किया हुआ है पूरा वूल वाले चैप्टर में, वो भी आप टेक्सटाइल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अदरवाइज बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। मसल्स दैट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर इन द सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजिशन इज, कौन सी मसल्स आपकी बैठने में, खड़े होने में, इन सब में करती है हेल्प? स्केलेटल मसल्स। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बट अब जरूरी नहीं कि इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अब स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल पे जा चुके हैं एग्जाम्स के। लास्ट आपने GIC का पेपर भी देखा होगा जो आपका इंटर कॉलेज वाला हुआ था, उसमें भी बहुत ही आपके नेट के लेवल के क्वेश्चन अब आने लगे हैं। तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में मसल्स कंप्लीट कर लेंगे। मसल्स आपकी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, 3 तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो। अब स्केलेटल मसल, ये सबके स्ट्रक्चर्स हैं, ये कैसी होती हैं? जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं, आपके फाइबर्स होते हैं, वो आपको स्ट्रिप वाइज दिख रहे हैं, तो इसको स्ट्रेटेड बोलते हैं, स्ट्रेटेड। तो कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल ये आपका स्ट्रेटेड है, और ये आपको स्मूथ मसल नॉन स्ट्रेटेड है, क्योंकि आपको स्मूथ है, इसमें कहाँ आपको धारी धारी दिख रही है। तो ये दोनों आपकी स्ट्रेटेड हो गई, नॉन स्ट्रेटेड। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, स्ट्रेटेड मसल कौन सी है, नॉन स्ट्रेटेड मसल कौन सी है, एक क्वेश्चन आपका ये बना। दूसरा इनके शेप उस पर बनता है, ये आपको ट्यूबुलर शेप दिख रही है, ये ब्रांच दिख रही है, ये आपको स्पिंडल शेप दिख रही है। तो स्केलेटल मसल का क्या शेप है? ट्यूबुलर, स्मूथ मसल का स्पिंडल, और कार्डियक मसल का ब्रांच्ड। देन न्यूक्लियस के बेसिस पे ये आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड दिख रही है, स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, कार्डियक मसल
और स्मूथ मसल यूनिन्यूक्लिएटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड। क्लियर? 3 क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकते हैं। देन स्केलेटल मसल आपकी वॉलेंट्री है और ये दोनों इनवॉलेंट्री हैं। 4th क्वेश्चन ये बन गया। अब ये कहाँ पे अटैच है? तो स्केलेटल मसल आपका स्केलेटन सिस्टम से अटैच है, तो चलने बैठने इन सब में हो गया, हेल्प कर रही हैं। स्मूथ मसल आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको कवर करती है, और कार्डियक मसल जो है सिर्फ वो हार्ट को कवर करती है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से आपके 6-7 क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। अब आपको बिल्कुल दिमाग में इसकी इमेज को सेट कर लेना है, तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सिर्फ ये आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना, स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये दोनों आपका यूनिन्यूक्लिएटेड है, ये वॉलेंट्री, ये दोनों इनवॉलेंट्री हैं, ये दोनों स्ट्रेटेड हैं, ये अनस्ट्रेटेड हैं, ये ब्रांच्ड है, ये आपका ट्यूबुलर है, स्पिंडल शेप है। क्लियर? नेक्स्ट, हैप्लॉइड नंबर इज अ टर्म यूज्ड। हैप्लॉइड नंबर किस में यूज होता है? मियोसिस में। तो जो आपके सेल के डिवीजन होते हैं वो 2 तरीके से, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। जो हमारी बॉडी सेल है वो बॉडी सेल आपकी माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होती हैं, और जो आपके सेक्सुअल सेल्स हैं लाइक आपका ओवम, स्पर्म, तो वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड होता है। बहुत डिटेल में अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो माइटोसिस में आपका 1 बार डिवीजन होता है, मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है। माइटोसिस में आपको 2 डिप्लॉइड सेल मिलती हैं, इसमें 4 हैप्लॉइड सेल मिलती हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 सेल मिल रही हैं आपको डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड, यहाँ पे एक डिप्लॉइड से आपको 4 हैप्लॉइड सेल मिल रही हैं। ये 2 बार होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, 2 बार में ये होता है। जो मियोसिस 2 है वो आपका सेम माइटोसिस के जैसे ही प्रोसेस होती है। तो आपका हैप्लॉइड सेल किससे रिलेटेड? आपका मियोसिस से। Blood cells smaller than monocytes and have a large nuclei are lymphocytes. इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अब आप पूरे होल ब्लड को 3 तरीके से डिवाइड कर दोगे 3 सेल्स में, इरिथ्रोसाइट्स जिसको आप आरबीसी बोलते हो, ल्यूकोसाइट जिसको आप डब्ल्यूबीसी बोलते हो, और प्लेटलेट्स जो कि आपका ब्लड का जो क्लॉट होता है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, आरबीसी का आपको पता ही ये रोल, हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है आपका। फिर इसके बाद हो गया ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, इसका मेन आपका इम्यून सिस्टम से रोल प्ले होता है। अब इसको आप 2 तरीके से कैटेगराइज करते हो, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट्स। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि ग्रेन्युलोसाइट्स कौन से, एग्रेन्युलोसाइट्स कौन से हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में आपका न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल्स हैं। बेसोफिल्स है एंड न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स है। एंड एक ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स है। अब लिम्फोसाइट में आपका क्या है, ये सेल्स आपके छोटे हैं अदर देन मोनोसाइट्स, बट इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है। इस पिक्चर में आपको क्लियर नहीं हो रहा है उतना, इसमें आपको क्लियर होगा। लिम्फोसाइट्स का साइज छोटा है बट न्यूक्लियस इसका बड़ा है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इसमें, कितने लोब्स होते हैं इसमें, ठीक है। इसका किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, मोनोसाइट्स का किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो है ये आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये बेसोफिल्स बायो ट्राई न्यूक्लिएटेड है, इओसिनोफिल बाई न्यूक्लिएटेड है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके डिपेंड करेंगे कि आपका एग्ज़ाम किस लेवल का है। अगर आपका एलटी का एग्ज़ाम है तो बहुत डीप में नहीं आएगा। हाँ, अगर आपका लेक्चरर का एग्ज़ाम है या फिर डिग्री कॉलेज का जो भी की वैकेंसी आपकी आ चुकी है तो वहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन बनेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देन रोशास इंक टेस्ट क्या है, ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है ना, पर्सनालिटी की प्रोजेक्टिव टेक्निक है। देन रिसर्च डिज़ाइन विच इज़ सिंपलेस्ट एंड मोस्ट लूजली स्ट्रक्चर्ड ना, मतलब मोस्ट लूजली स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड एक तरीके से है, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब आप रिसर्च डिज़ाइन को एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, कैजुअल, कॉजल 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो।
एक्सप्लोरेटरी क्या होगी, ये फ्लेक्सिबल अनस्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब जब हम कोई नया काम करने जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो बहुत हमारी जो रिसर्च डिज़ाइन होगी सिंपल सी अनस्ट्रक्चर्ड रहेगी, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है अभी। डिस्क्रिप्टिव आपकी हाइपोथेसिस बेस्ड रहेगी, स्ट्रक्चर्ड रहेगी, और कॉजल जो आपकी है वो आपकी वेरिएबल कंट्रोल, मतलब एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कर रहे हो, कुछ आपका इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, कुछ कंफाउंडिंग वेरिएबल्स हैं। क्लियर? सैम्पलिंग विच कम्स अंडर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में इसमें से आपकी कौन सी है, क्लस्टर सैम्पलिंग, इसको भी आप डिटेल में देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी में आपकी सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, तो क्लस्टर ये आ गई। बाकी आपकी ये क्योटा आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिटी है, जजमेंटल कन्वीनियंस। Then hypothesis which does not state the expected relationship between two variables is called descriptive hypothesis, ठीक है। मतलब इसमें डिस्क्रिप्टिव में हम सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं, हमको रिलेशनशिप नहीं पता है। वन टेल्ड में आपको पॉजिटिव या निगेटिव रिलेशनशिप पता होता है। रेशनल आपकी लॉजिकल बेस होती है। टू टेल्ड आपकी ये आपको बस बताएगी कि उसमें रिलेशनशिप है, बट पॉजिटिव और निगेटिव नहीं बताती है। और जो रिलेशनशिप नहीं बताती है मतलब डिस्क्रिप्टिव। देन स्केल विच इज ऑल्सो कॉल्ड सबमिटेड स्केल, तो हम लिकर्ट स्केल को सबमिटेड स्केल बोलते हैं। हाउस प्लान ड्रॉन ऑन 1:1000 स्केल, तो वो साइट प्लान हो गया। फ्लोर प्लान हो गया तो वो 1:100 पर होता है फ्लोर प्लान। लैंडस्केप में आप पेड़ पौधे मतलब बहुत डिटेल में दिखा रहे हो। सर्विस प्लान में आप जो सारी फैसिलिटीज़ है, नल वगैरह, सीवेज वगैरह, ये सब दिखाते हो। देन व्हेन बोन ब्रेक्स इनटू 3 और मोर पीसेस इट इज कॉल्ड कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। इसको भी डिटेल में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब आप फ्रैक्चर को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंजरी, तो इस बेसिस पे आप सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल को हम क्लोज्ड बोलते हैं, बस हड्डी टूट गई। कंपाउंड मतलब वो ओपन होके बाहर आ गई, और कॉम्प्लिकेटेड मतलब किसी ऑर्गन में घुस गई, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो गया। सिंपल मतलब क्लोज ऐसे टूट गई, कंपाउंड में बाहर निकल आई टूट के, और ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा हो गया। अब फ्रैक्चर 3 से ज़्यादा अगर हड्डी टूटी हैं, एक हड्डी के नंबर 3 से ज़्यादा हो गए हैं, तो वो कम्युनिकेटेड। अगर एकदम चकनाचूर हो गई है, कंप्रेस हो गई है, तो वो डिप्रेस्ड या कंप्रेशन। इम्पैक्टेड मतलब टूट की दूसरे में घुस गई है, तो इम्पैक्टेड। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, बस ऐसे हम लोग बोलते हैं हल्की सी बेंड कर गई है। ये मोस्टली बच्चों में होता है क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं, उनमें कार्टिलेज होता है, तो फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं तो उनकी बेंड करती है। तो ये ग्रीन स्टिक बच्चों में होता है अधिकतर से। क्लियर? तो इसका कम्युनिकेटेड। क्लियर? शायद ये कुछ हिंदी वाला कुछ गलत है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। विच टाइप ऑफ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज गिवन टू चिल्ड्रन अबव 5 years ऑफ एज, तो 5 साल के ऊपर बच्चों को हम सिल्वेस्टर मेथड प्रेफर करते हैं। मतलब वो तो डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना, कि कैसी उसकी नीड है, उस पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन है एज ग्रुप के हिसाब से, तो सिल्वेस्टर मेथड में क्या होता है, चेस्ट प्रेशर आर्म लिफ्ट मेथड, मतलब हम चेस्ट पे प्रेशर देते हैं। तो 5 साल का छोटा बच्चा है तो हम उसको चेस्ट पे प्रेशर नहीं देंगे, रिब्स वगैरह टूटने का डर रहेगा, तो इसलिए हम 5 साल के ऊपर ये मेथड प्रेफर करते हैं, सिल्वेस्टर मेथड। कहीं जगह इसका एग्जैक्टली आंसर नहीं समझ कहीं पे भी मिला है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर चेस्ट प्रेशर आर्म लिफ्ट की वजह से सिल्वेस्टर मेथड हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर नायलॉन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसमें रेयॉन, फ्लेक्स और एक्रिलिक, तो नायलॉन इसमें होगा। मतलब आपको ऑप्शंस के हिसाब से लगाना रहेगा। When rice is cooked in excess water which is discarded, there is loss of, तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन जो होगा वो आपका लॉस होगा। फिर आपका राइस में वाइटामिन क्या होता है, बी प्रेजेंट होते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स का लॉस होगा जब आप उसके एक्स्ट्रा वाटर को डिस्कार्ड कर दोगे।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है द आरडी ऑफ कैल्शियम फॉर पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन। तो पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन के लिए क्या है 1200, बट क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपका पुराना है 2018 में है और अब आपका आरडीए रिवाइज हो चुका है, तो अब अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं रहेंगे। तो अब आप क्या लगाओगे 1200 mg पर डे। नॉर्मल कैल्शियम क्या होता है मैन वुमेन के लिए 1000, प्रेगनेंसी में भी 1000 होता है, बट लैक्टेशन में और मीनोपॉजल में पोस्ट मीनोपॉजल में 1200 होता है और बाकी सब में 1000। क्लियर? तो प्रेगनेंसी से कंफ्यूज मत होइएगा, प्रेगनेंसी में भी 1000 है, लैक्टेशन में और पोस्ट मीनोपॉजल में बढ़ रहा है 200। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि कितना बढ़ता है, वो क्वेश्चन तो किसी भी हिसाब से फ्रेम कर सकते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए, तो आप उस हिसाब से कर लोगे। क्लियर? Which hormone decreases the motility of the stomach muscles of GIT during pregnancy? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये स्टमक की मोटिलिटी को डिक्रीज करते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है प्रेगनेंसी के टाइम में। देन द स्मॉल मॉलिक्यूल विच इज एब्जॉर्ब्ड वेरी क्विकली इन द बॉडी इज, अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन कि कौन सा आपका एब्जॉर्ब करेगा, तो मोनोसेक्राइड बताए थे ना, माल्टोज आपका फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, मोनोसेक्राइड पे कन्वर्ट हो रहा है। द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ पीएम अंडर वेट फॉर एज। सारे ऑप्शन पढ़ने का मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आता, उसमें फिर आप कंफ्यूज होते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर पढ़ो अगर तुरंत हो जाए तो, अदरवाइज फिर आप बाकी ऑप्शंस पढ़ो। द डायनेमिक इक्विलिब्रियम डील्स विथ, अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम किससे डील्स करेगा, प्रोटीन एनर्जी रेशियो, कैल्शियम फॉस्फोरस रेशियो, मिनरल बैलेंस। तो ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये भी। ऐसे आपका देखा जाए तो कैल्शियम फॉस्फोरस का रेशियो भी बॉडी में होता है, वो भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। मिनरल बैलेंस अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को देखें वो भी होता है। प्रोटीन एनर्जी का रेशियो भी आपका बैलेंस होता है। तो बहुत ज़्यादा ये आंसर भी क्लियर नहीं हो रहा है। अगर आप में से किसी को ये आंसर क्लियर है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। सो आज का वीडियो यहीं पर ही हम स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अपने प्रिपरेशन आप तैयार, स्टार्टिंग थोड़ा सा स्पीड में आप करिए, बहुत सारे एग्जाम्स क्यू में हैं। सो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड डे।